नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस नए कोर्स में स्वागत है। हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट इज करंट। करंट क्या है? तो बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे करंट क्या होता है। एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन रहा हूँ। मेनली कंडक्टर हम एक वायर को लेते हैं, वो इतना बड़ा नहीं होगा, पर आपको समझाने के लिए मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे एक कंडक्टर के अंदर। नेट इफेक्ट इनका 0 होता है। ये कंडक्टर न्यूट्रल है। मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ अटैच किया। तो बैटरी के साथ अटैच होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स सभी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है। आप सभी लोग बैटरी को अच्छे से जानते होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी क्या है? ये तो बैटरी का सिंबल होता है बच्चों। और बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का एक सोर्स, उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक, विच कंटिन्यूसली प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें लगातार एनर्जी देगी, ठीक, अगर वो चार्ज है। तो बैटरी आप सभी जानते हैं। तो मैंने बैटरी को अटैच कर दिया है इस कंडक्टर के साथ, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रहे थे वो सभी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू होंगे, ठीक। इट मीन्स खाली इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी दोनों चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो चार्ज का जो मूवमेंट है पर यूनिट टाइम, उसको बोला जाता है करंट, ठीक। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। पर यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो हुआ, करंट कह लो या आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह लो, एक ही बात। तो पर यूनिट टाइम में जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसको ही मैं क्या बोलता हूँ? करंट। करंट को इस चैप्टर में आई से, मतलब मोस्टली आई से ही नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला कितना होगा? Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है बच्चों। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बच्चों यूनिट है एम्पियर, प्रैक्टिकल यूनिट, या फिर मैं कह सकता हूं एम्पियर की वैल्यू जो है वो कूलाम पर सेकंड के बराबर भी होगी, क्योंकि चार्ज कूलाम और टाइम की यूनिट सेकंड। तो करंट आपको क्लियर हो गया। पर यूनिट सेकंड में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, पर यूनिट सेकंड में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? करंट बोलता हूँ। यानी कि इस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे करंट, कि इतने एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, वो जो चार्ज पास हुआ है उसको। अब एक चीज आप याद रखिए, करंट फ्लो हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से भी करंट फ्लो होगा, या फिर मैं कह सकता हूं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन के मूवमेंट से भी करंट फ्लो होगा, या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से भी करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, ठीक। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस मूवमेंट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट जो होगा हमारा वो उसके अपोजिट। करंट, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के केस में करंट की और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? सेम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन की मैं बात करूं तो उसकी सेम डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करता है। तो करंट की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई, करंट की यूनिट। और एक चीज आप याद रखेंगे, करंट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी कैसे है,
इसकी बात कर रहा हूँ मैं करंट की। कभी आप यहाँ बैटरी लिखा है ना, बैटरी तो बीच मैंने टॉपिक आपको समझा दिया बैटरी क्या है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? देखिए करंट की डायरेक्शन है, आपने देखा अभी करंट की डायरेक्शन है, लेकिन मान लीजिए दो वायर ऐसे हैं और ये यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, तो यहाँ करंट ऐड होगा। ये किस डायरेक्शन से आ रहा है इस बात पर डिपेंड किए बिना करंट डायरेक्टली ऐड होगा। तो करंट जो है वो फॉलो नहीं करता वेक्टर एडिशन। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। करंट की डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, इट इज, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो आपको करंट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ, ये जो फॉर्मूला आपका आया है, यूनिट आई है, इसके बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करें। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट क्या है, इस बात को मुझे यहाँ डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर क्या है, ध्यान दें, 1 एम्पियर करंट। तो बच्चों जो ये डेफिनेशन है वो इस फॉर्मूले से ही आप बना सकते हैं। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर तब होगी जब मैं कहूँ 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो हो गया। ठीक, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगी, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, देन करंट इन द कंडक्टर इज वन एम्पियर। तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हुआ है उसको मैं बोलूंगा कि 1 एम्पियर करंट वहां फ्लो हुआ है। ठीक है, तो चार्ज का 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है, इसका मतलब उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर है। तो ये 1 एम्पियर की बच्चों डेफिनेशन है। क्लियर? आपको करंट क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए, ये बेस है चैप्टर का, ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो चैप्टर आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ करंट ही स्टडी करना है, सिर्फ करंट। और करंट क्या है, देखो फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज की जहाँ हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन जहाँ हम मूव करते हुए चार्ज की स्टडी कर रहे हैं अब, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है और इससे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हम नेक्स्ट 4th और 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, और ये अच्छा बड़ा चैप्टर है, तो आप टॉपिक्स को समझते चलें, तभी आपको कोऑर्डिनेशन ऐसा बनेगा कि चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर बीच में टॉपिक छूट गया तो बहुत मुश्किल होगी आपको ये सब पढ़ने में। ठीक है, तो हमने ये करंट पढ़ लिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है, और आपका पहला पढ़ा हुआ भी ये टॉपिक नहीं है। मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो आपने देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कुछ फिक्स नहीं था, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन नेट इफेक्ट इन सभी का 0 है। मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं, ठीक, और इन सब की वेलोसिटी u1 u2 u3 un में मान लूँ, तो बैटरी कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव चार्ज पर अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। ठीक, इनकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। पहले इनकी वेलोसिटी रैंडमली इधर उधर कहीं भी थी, अब इनकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। तो ये जो अब एक डायरेक्शन में सबकी वेलोसिटी हुई है, ठीक, वो भी क्या होगी, एकदम से नहीं होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे जाता हुआ सीधे इस तरफ मूव हो गया, नहीं, उसका ड्रिफ्ट होगा थोड़ा सा इस तरफ। ठीक, समझ रहे हैं आप इस बात को? क्या होगा उसका ड्रिफ्ट, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो तुरंत ये नहीं कि उल्टा चलना शुरू हो गया, वो ऐसे ड्रिफ्ट होके तब इधर आएगा,
उस ड्रिफ्ट होने में टाइम लगेगा। तो इन सब वेलोसिटीज का, भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग थे, सबका ड्रिफ्ट हुआ, तो सबका ड्रिफ्ट अलग अलग होगा। वो जो सबकी अलग अलग वेलोसिटी आई, उस वेलोसिटी का एवरेज वो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons moves toward positive terminal of a DC source। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही आ रहे हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू, या अंडर द इन्फ्लुएंस में लिखूं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये किसके प्रभाव से? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ही तो इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? प्रभाव। कि वो वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर के लास्ट तक ये टॉपिक आपका चलने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज नोटेड बाय वीडी। इसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वीडी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किया। अब वेलोसिटी है तो एसआई यूनिट जो होगी वो आप समझ गए, मीटर पर सेकंड ही होने वाली है, जो नॉर्मली किसी भी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की। तो क्या करा, अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन पूरा करूं अच्छे से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, मान लीजिए ये सभी इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी U1, U2, U3 ऐसे ही UN, ठीक, लेट अस कंसीडर n इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेलोसिटीज U1, लिख लेंगे आप लैंग्वेज, नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। तो लेट अस कंसीडर n इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज U1, U2, U3 एंड UN। अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं तो इन सब का जो बच्चों एवरेज होगा U1, U2, U3, UN तक ऐड करके n से हम डिवाइड कर दें, यही एवरेज का फॉर्मूला है। इन सब का जो एवरेज होगा वो एवरेज 0 आएगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एवरेज हो, जो इसका जो इनिशियली जो ये चार पार्टिकल मूव कर रहे थे उन सब का ऑन एन एवरेज जो नेट इफेक्ट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के बावजूद भी यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं। ये हम करते हैं कि कंसिडर वो न्यूट्रल है, तो उसकी डेंसिटी उतनी रहती है चारों तरफ, जितना वो इलेक्ट्रॉन को इधर जा रहा है वो इधर आ रहा है, तो नेट इफेक्ट 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ सभी की एवरेज वेलोसिटीज जो आनी है वो कितनी आनी है? 0 आनी है। ठीक, आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैं देखता हूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F/Q। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? QE। चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन का? स्मॉल e और e। तो इतना फोर्स किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F=ma, ये फॉर्मूला है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ फोर्स लगने की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन में, वो इतना एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, -E कैपिटल E बाय कैपिटल M। तो इतना एक्सेलरेशन किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नाउ फाइनल वेलोसिटीज अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो V1 कितनी होगी?
तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन सब पे सेम है, टाइम सबका अलग अलग हो सकता है। टाइम मैं मान रहा हूँ सबका जो एक्सेलरेशन का टाइम है वो टो1, जो दूसरा है v2 उसकी वैल्यू कितनी है u2 प्लस ए टो2। ठीक, टो ये सिंबल है, TAU इसको बोलते हैं। तो इससे मैं डिनोट कर रहा हूँ कि कितनी देर के लिए कोई पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है, क्योंकि एक टाइम के बाद वेलोसिटी तो कांस्टेंट हर एक की होनी है। तो v3 कितना होगा u3 प्लस ए टो3, ऐसे ही vn की वैल्यू कितनी होगी un प्लस ए टो n। तो ये वैल्यू हमारी सभी आ गई है। नाउ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी उसका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। तो vd का फॉर्मूला कितना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश बाय vn। अब सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों u1 प्लस ए टो1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी है u2 प्लस ए टो2 और लास्ट vn की वैल्यू कितनी है un प्लस ए टो n। क्लियर, बाय n। नाउ अच्छा मैं यहाँ से डेफिनेशन रफ कर रहा हूँ थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से, आप ये लिख लेना, नहीं तो आपको नोट्स में भी v1 मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं vd इक्वल्स टू, मैं u1 u2 u3 सब एक साथ लिख लूँ un, ठीक है, प्लस टो के साथ a है, सब में से a कॉमन ले लूँ तो टो1 प्लस टो2 प्लस टो n बाय n। अब इतनी जो डिवाइड में ये वैल्यू आएगी u1 प्लस u3 डैश डैश un बाय n, तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 0। मैं इसको कह सकता हूँ u बार प्लस a और ये हो गया टो, इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया टो। u बार की वैल्यू 0 है तो vd इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों a टो, वेयर जहाँ पर टो की जो वैल्यू है वो क्या है टो1 प्लस टो2 प्लस डैश डैश टो n बाय n। तो ये टो क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हम इसको बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, यानी इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिलीज होने में कितना टाइम लगा उसका एवरेज, ये क्या कहलाता है टो। अगर मैं यहाँ इसकी भी वैल्यू पुट कर दूँ ए की, तो vd का जो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आ गया वो कितना आ गया माइनस ई टो बाय m। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इसका प्रूफ आपको एग्जाम में आ सकता है। प्रूफ दैट vd इक्वल्स टू माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाय m। क्लियर, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लें, बहुत सिंपल था। हमने u1 u2 u3 un सभी की इनिशियल वेलोसिटीज मान ली, उन सबका एवरेज 0 है क्योंकि नेट इफेक्ट जो है कंडक्टर के अंदर जब तक उस पर कोई बैटरी नहीं लगाते उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब सबका एवरेज 0 होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से सबकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, सबका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर रख दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फोर्स निकाल के एक f इक्वल्स टू ma से और एक f इक्वल्स टू qe से। नाउ हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, वो यहाँ पुट कर दो। आपको क्या याद रखना है टो क्या है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जिसकी वैल्यू टो1 प्लस टो2 प्लस डैश डैश टो n बाय n है। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो vd आपके समझ में आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान दीजिए नेक्स्ट टॉपिक पर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये टॉपिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ये हमने देखा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंडेड नहीं है, जो इजीली मूव कर सकते हैं। तो स्मॉल n से हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिनेशन में कह सकता हूँ नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के साइज पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ गया तो बहुत से बच्चे सोचेंगे वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ हो गया। मान लीजिए कंडक्टर है तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया, और ये लेंथ है, इस पर डिपेंड करने वाली है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो याद रखिएगा इस पर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो आपका कंडक्टर है वो कैसे नेचर का है, वो कौन सा मेटल है, या फिर मेटल है भी या नहीं है, तो वो नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसका प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप ये याद रखेंगे, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन बाय वी। लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। ठीक, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, बस करंट डेंसिटी में अपॉन में एरिया आएगा। करंट डेंसिटी जैसे इसको डिनोट करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ, आप नोट्स में देख लेंगे। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की यूनिट जो है वो क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट इज डिनोटेड बाय जी, जैसे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चों याद रखिए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का हम रिलेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं। करंट हमारा आई से डिनोट होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हमने देखा वी। ठीक है, ये सिंबल है। तो इनके बीच का मुझे रिलेशन देखना है। तो अच्छा, आप इस फॉर्मूले को याद भी रखिएगा, है ना, जो फॉर्मूला हम प्रूफ करने वाले हैं, हो सकता है आपको ये कहीं जनरली यूज हो जाए। आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चार्ज कौन सा, कि भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होंगे, उस चार्ज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एरिया अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद होगा, मैं इसे कह सकता हूं कैपिटल क्यू को एन ई, क्योंकि जो ये चार्ज फ्लो होने वाला है वो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन ई बाई टी। नाउ एन का फॉर्मूला कह सकता हूँ स्मॉल एन इंटू कैपिटल ए इंटू ई बाय टी, यानी कि मैंने कैपिटल एन का जो फॉर्मूला है वो ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू ए। नाउ स्मॉल एन ए ई बाई टी, ये हमारा आई आया। प्रूफ क्या करना है? आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी प्रूफ करना है। तो अब एक चीज ध्यान दें, एन ए ई तो आ गया, नेक्स्ट वी डी की बात है। एक सेकेंड, मैं फॉर्मूला गलत लगा चुका। स्मॉल एन का फॉर्मूला है कैपिटल एन बाय वी वॉल्यूम, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू वी, ये फॉर्मूला है। नाउ वी के प्लेस पर मैं रख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और एल बाई टी क्या होगा? लेंथ पर यूनिट टाइम। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एन ए ई, और जो ये लेंथ है कंडक्टर की ये, और जो टोटल टाइम लगा वो टाइम, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी, आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का आपका ये रिलेशन है।
क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा एक चीज़ और, करंट डेंसिटी हमने पढ़ा, अगर मैं इस ए को अपॉन में ले आऊँ तो I बाई ए इक्वल्स टू कितना होगा, एन ई वी डी, और I बाई ए क्या है, जे, क्या है, जे, तो J इक्वल्स टू एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो J इक्वल्स टू एन ई वी डी है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ और उसका प्रूफ। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आने वाला है। थैंक यू।